हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड फ्लैमिंगो बुक द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको कंप्लीट किया है भारत में जन्मी लेखिका अनीस जंग, जिनकी अपनी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओ माय गॉड, ये 1964 में भारत में जन्मी लेखिका अनीस जंग अपनी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड में वह हमें उन बच्चों के जीवन की कहानी बताती है जो बहुत जल्द अपना बचपन खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि छोटे बच्चे पार्क में खेलने के बजाय लंबे समय तक काम करते हैं और गरीबी उन्हें वयस्कों का बोझ उठाने के लिए मजबूर करती है। यह दुनिया भर के कई बच्चों के लिए कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जिस पर ऑथर अनी चंग बहुत ही ईमानदारी से प्रकाश डालती है। गाइस, ये बहुत ही हकीकत के साथ उन्होंने इसे प्रकाश डाला है। अनि लास्ट स्प्रिंग में वह दिखाती है कि कुछ बच्चों के लिए जीवन कितना अनुचित हो सकता है। वे स्कूल, खेल के समय और बच्चे होने से चूक जाते हैं, दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसके बजाय वे अपने छोटे शरीर के लिए बहुत भारी नौकरियों में फंस गए हैं, कठिनाई के एक चक्र में फंस गए हैं जिसे वे शायद ही समझ पाते हैं। ऑथर ने बहुत ही सरल और स्पष्ट लेकिन शक्तिशाली शब्दों में एक संदेश दिया है। वह चाहती है कि हम इन बच्चों को देखें, उनकी कहानियां सुनें और उनके साथ होने वाले अन्याय को समझें। वह चाहती है कि हम खुद से पूछें कि हम इनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। अनीस जंग के इतने अच्छे विचार, जो बच्चों के बचपन जो जो खो गया है इनका बचपन, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। अब ये जो कहानी है युद्ध की, जो इसमें बताया गया है कि यह कहानी 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक ऐसा संघर्ष जिसने परिवारों को तोड़ दिया और लाखों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया। साहेब और उनके परिवार जैसी कई लोगों ने विस्थापन और नुकसान के निशान लेकर दिल्ली में शरण ली। हरे भरे खेतों और शांति गांवों की उनकी यादें हिंसा और अलगाव की गूंज से परेशान हैं। इन्होंने अपना देश छोड़ा और देश छोड़कर इन्होंने दिल्ली में आकर शरण ली। अब खेतों से गंदगी तक दिल्ली में बेहतर जीवन का सपना इन शरणार्थियों के लिए जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल जाता है। देखिए गाइस, आप लोगों ने सभी को पता है कि जब कोई अपना घर छोड़ता है, अपना देश छोड़ता है, तो वो अपने घर और देश से बेघर हो जाता है। और जब वो दूसरे देश में आता है, तो उसे बिल्कुल अपने संघर्षों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में बेहतर जीवन का सपना इन शरणार्थियों के लिए जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल जाता है। वे खुद को शहर की सीमा पर एक विशाल झुग्गी बस्ती सीमापुरी में फंसा हुआ पाते हैं। ये कहाँ आकर ठहरते हैं? झुग्गी बस्तियां बना लेते हैं सीमापुरी, दिल्ली के निकट एक सीमापुरी एरिया में। स्वच्छता, उचित आवास और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अब आप लोगों ने देखा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, कैसे खान पान होता है, किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आकर बसे हुए हैं। सीमापुरी उनकी निरंतर कठिनाइयों का प्रतीक बन गया है। गंदगी और बदबू इन विस्थापित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक उपेक्षा की एक मार्मिक तस्वीर पेश करती है। बड़ा ही दुखद, जो कि लेखिका के द्वारा ये सारी बातें बताई, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है कि जिन बच्चों का बचपन छिन जाता है, किस तरह से वो अपने बचपन में इतनी कठिनाइयों से संघर्ष करते हैं। कहानी का मुख्य नायक साहेब है गाइस। यह एक लड़का है, युवा लड़का है, जिसका चेहरा अपने समुदाय के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। इसमें एक बच्चे को इंगित किया है जिसका नाम साहेब है, जो कि सीमापुरी इलाके में रहता है। कहाँ से आया? बांग्लादेश से आया। अपने बचपन को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होकर वह कूड़ा बीनने वाले के रूप में सीमापुरी की विश्वासघाती दुनिया में घूमता है। और उनकी आंखें, जो कभी बचपन के आश्चर्य से भरी रहती थी, अब जिम्मेदारी के बोझ
और जीवित रहने के लिए दैनिक संघर्ष से घिरी हुई हैं। कहा वो समय था जब वो बांग्लादेश में रहते थे और अपने हरे-भरे खेतों के बीच में अपने स्कूल जाया करते थे, खुशियाँ ओत-प्रोत थी। लेकिन जब ये तबाही देखने को मिली, लड़ाई-झगड़े, और जब उन्होंने वो इलाका छोड़ा और सीमा पूरी दिल्ली में के समीप आकर उन्होंने शरण ली, तो उन्होंने अपना जीवन एक ऐसे स्थान से शुरू किया, जो कि बिल्कुल निम्न और इतनी गंदगी, मलबे और ऐसे एरिया में वो बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ वो संघर्ष भरी लाइफ को देख पा रहे हैं। अब क्या है गाइज़ इसके अंदर, जो साहिब नाम का लड़का था, साहिब अकेला नहीं है। वह चेहरों के समुद्र से घिरा हुआ है। व्यस्क चिंताओं का बोझ उठाने के लिए बहुत छोटे बच्चे, इनमें मीना है, जो अजनबियों के लिए खाना पकाने और साफ-सफाई करने के लिए मजबूर हैं, और लालू हैं, जो गरीब की घुटन भरी पकड़ से बचने का सपना देखता है। प्रत्येक बच्चा चोरी हुए बचपन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इन बच्चों का बचपन छिन गया है। इनकी खुशियाँ इनसे छीन ली गई हैं, इनके घर इनसे छीने गए हैं, इनका देश इनसे छीना गया है, जिससे वे अंतहीन काम और कठिनाई के चक्र में फँस जाते हैं और अपने बचपन को तहस-नहस करके इस गंदगी में आकर फँस गए हैं। हालाँकि सीमा पूरी गरीबी और शोषण की एक धूमिल तस्वीर पेश करती है, लेकिन यहाँ आशा से रहित नहीं है। मानवीय भावना का लचीलापन बच्चों की आंखों में चमकता है, उनके सपने पूरी तरह से बुझने से इनकार करते हैं। पारिवारिक बंधनों की गर्माहट और संघर्ष के बीच साझा हंसी प्रकाश की एक झलक प्रदान करती है, और जो अंधेरे कोनों में भी आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। साहिब एक बच्चा है जो कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनता है, और इस कहानी में हमारा मुख्य पात्र है। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली के किनारे एक ऊबड़-खाबड़ इलाके में सीमापुरी में रहता है, जो उज्जवल भविष्य की उम्मीदों में 1971 में बांग्लादेश से भागकर यहाँ आ गया था अपने परिवार के साथ। अब इसमें जो संघर्ष है उसका, वो देखिए, उसका बचपन जो कभी उपजाऊ खेतों में बीता करता था, आज उनकी मातृभूमि में आए तूफानों के कारण नष्ट हो गया है। कम फसल और टूटे सपनों के कारण साहिब का परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। एक नए शहर में पहुंचकर उन्होंने खुद को एक कठोर वास्तविकता में पाया, जहां अवसर दुर्लभ थे और शिक्षा एक दूर की आकांक्षा थी, बहुत दूर दूर तक थी, क्योंकि उनका घर चलाना बड़ा डेंजरस हुआ करता था। स्कूल की कमी सन्नाटे में गूंजती थी, और उसकी जगह अस्तित्व के लिए दैनिक संघर्ष ने ले ली। जहां एक बैग, अच्छे शूज, अच्छे कपड़े और रोज स्कूल जाना होता था, उस समय इन्हें अपने कंधे पर कचरा उठाने के लिए ऐसे गंदगी भरे इलाके में घूमना पड़ता था। बिना किसी डर के साहिब की युवा आंखें खेलने की चीजों की नहीं, बल्कि कूड़े के बीच खजाने की तलाश में थी। एक सिक्का, एक टिके, कुछ भी जो जीविका लाने की क्षमता रखता था, कूड़े के पहाड़ों में उनका बचपन टुकड़ों की तलाश में बदल गया। भाग्य ने उन्हें जो हाथ दिया था, उसके खिलाफ एक मुक्त प्रतिरोध था। एक शरीर अच्छा दिया, अच्छे हाथ-पैर दिए, वो ही ज़रूरी नहीं है। आज एक घर को चलाने के लिए उन्हें एक-एक सिक्का, यानी उस कचरे के ढेर से कुछ जो आवश्यकता की चीज़ें उन्हें इकट्ठा मिल जाती थी, कर लेते थे, जिससे वो अपना गुज़ारा करने के लिए कचरा बीनते थे। अब इसमें शिक्षा की जो दुविधा आई है, उस पर हम बात करते हैं। साहिब के साथ उसकी दैनिक गतिविधियों के दौरान बातचीत करते हुए जो नरेटर है, ने स्कूल जाने की संभावना का प्रस्ताव रखा। हालांकि साहेब ने उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी शैक्षणिक सुविधा की कमी को स्पष्ट किया और बताया कि हमारे आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें हम स्कूल चले जाएं। साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि कोई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जो अधूरे वादे क्या है, इसमें लेखिका भी इनसे एक प्रॉमिस कर लेती है। आइए हम बताते हैं। जो नरेटर के एक स्कूल के आकस्मिक सुझाव के दौरान साहेब की शिक्षा के प्रति उत्सुकता चमक उठी, क्योंकि जो लेखिका है उन्होंने साहेब को कहा कि हम आपके लिए स्कूल की व्यवस्था करवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे। ऐसी आशा उसके मन में एक घर कर गई।
ऐसा लग रहा था कि अब मैं स्कूल जाऊँगा। जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता और वो जब दूसरे बच्चों को देखता है, तो उसकी उत्सुकता कितनी बढ़ जाती है। काश मेरा भी इसी तरह एक स्कूल होता, मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, एक बैग होता। तो ये एक लालसा उसके मन में नरेटर के द्वारा एक जगह बना दी उसके दिल के अंदर। फिर भी उनके आदान-प्रदान ने उसके परिवेश में व्याप्त अधूरी आशाओं की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। अब क्या था कि नंगे पाँव बच्चे और अधूरी जो उनकी इच्छाएँ हैं, वो किस तरह से बात करते हैं। साहेब और उनके दोस्तों के बीच जूतों का ना होना एक आम दृश्य था। आप लोग देखते हैं गाइस, जब हम किसी को नंगे पैर देखते हैं, तेज धूप में, कचरे के ढेर पर घूमते हुए, तो हमारा रोम-रोम खड़ा हो जाता है। ऐज़ इट इज़ लेखिका भी जब उन बच्चों को नग्न पैर में देखती है और नग्न जो कि उनके फटे-टूटे कपड़ों को और ऐसी छोटी उम्र में जब इन कचरों के ढेर पर वो कचरा उठाते हुए देखती है, तो उसके मन में दया का भाव उत्पन्न होता है और वो अपने इन सारे विचारों पर प्रकाश डालने के लिए उत्सुक हो जाती है। क्योंकि वो उन बच्चों को देखकर उनका जो बचपन यह देखती है तो ऐसा लगता है कि उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है। साहिब और उनके दोस्तों के बीच जूतों का ना होना एक आम दृश्य था। कारण अलग-अलग थे। कोई अपनी वित्तीय सीमाओं की वजह से नहीं ले पाया और किसी को जूते व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं थे। एक परंपरा या एक बहाना लेखिका के मन में विचार आ रहा था कि ये नंगे पैर एक कोई परंपरा तो नहीं है। लोग एक हो सकता है ट्रेडिशनल फॉलो कर लें कि भाई किसी का नंगे पैर रहना ही ट्रेडिशनल हो। लेकिन कहानी नंगे पैर जीवन जीने के सवाल पर प्रकाश डालती है। सांस्कृतिक अभ्यास और लगातार गरीबी के स्पष्ट प्रतिबिंब के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। अब गाइस आप लोग देखते हैं कि जब हम इन छोटे-छोटे बच्चों को कचरे के ढेर पर कचरा उठाते हुए देखते हैं, तो कितना कैसा दृश्य होगा। सीमापुरी का एक ऐसा शब्द जो किसी भूले हुए विलाप की तरह जुबान पर चढ़ जाता है। द लास्ट द लॉस्ट स्प्रिंग में अपने आप में एक किरदार बन जाता है। यह एक झुग्गी बस्ती से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी भट्टी है जहाँ बचपन पिघला जाता है, उसे जलाया जाता है। जब सीमापुरी इलाके में आकर हम इन बच्चों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों को किसी भट्टी में जलाया जा रहा है, इनके बचपन को जलाया जा रहा है। फिर से जीवित रहने के कठोर साँचे में ढल जाता है। आइए देखें कि ये बच्चे किन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनकी हँसी उपेक्षा की धूल से दब गई है। शिक्षा एक दूर का वादा। सीमापुरी में शैक्षिक उपलब्धि का भूत टेलीविजन स्क्रीन पर चमकता है, फिर भी साहिब जैसे बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है। ज्ञान के प्रति उनकी लालसा हवा में लटकी हुई है, जो मेला ढोने के की बंजर वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। गरीबी की जो बेड़ियां उनको लगी है, उस पर हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बचाई गई सामग्री से बने घर कठोर तत्वों और भूख की पीड़ा से कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर दिन जीवित रहने के लिए खाली पेट और नंगे हाथों से किया जाने वाला एक अथक संघर्ष है। बुनियादी आवश्यकताओं की निरंतर खोज में खेल का समय बर्बाद हो जाता है। हम देखते हैं कि छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे जिनके नाजुक-नाजुक हाथ-पैर और वो बच्चे इसी कड़ी धूप में, इसी गंदगी भरे माहौल में कचरा उठाते हुए जब दिखते हैं तो रोम-रोम खड़ा हो जाता है। क्योंकि जिन बच्चों का समय स्कूल जाने का है और वो बच्चे यदि तेज धूप, नंगे पैर और इस तरह इस गंदगी भरे कचरे पर वो कॉइन ढूँढते हैं और अपने जीविका चलाने के लिए उसे इकट्ठा करते हैं। कार्य मासूमियत की एक क्रूसिबल। सीमापुरी में बचपन के रमणीय खेल के मैदान घास के मैदान नहीं है, बल्कि जंग लगे किलों और टूटे हुए कांच से अटे पड़े खतरनाक कूड़ेदान हैं। है संभावित संक्रमण और खतरे से अवगत अपने छोटे हाथों से फेंके गए कचरे के बीच आशा की तलाश में इस खतरनाक इलाके में घूमते हैं। हंसी एक दुर्लभ है, आगंतुक धातु की गड़गड़ाहट से निकल जाती है और कठिनाई का भार उनके युवा चेहरों पर अंकित हो जाता है। बचपन की अदला बदली। अब लेखिका ने
उनके बचपन की अदला-बदली के बारे में कुछ बातें कही है। सीमापुरी में बचपन की लापरवाह खुशियों की बेरहमी से अदला-बदली की जाती है। डामर के खेल के मैदान ने घास के मैदान की जगह ले ली है। सोते समय की कहानियाँ चिंताओं और द्वारा छीन ली जाती हैं और हँसी काम के निरंतर दबाव से दब जाती है। ये बनावटी खेल खेलने वाले बच्चे नहीं हैं साहब, वे उत्तरजीवी हैं। उन जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं जो कभी भी उनके बचपन से संबंधित नहीं होनी चाहिए। शोषण की बहुआयामी पकड़ देखते हैं इनकी। बाल श्रम का भूत कचरा बीनने के दायरे से बाहर तक फैला हुआ है। अंतहीन कामों के चक्र में फंसी मीना बचपन की सबसे सरल खुशियों की चाहत रखती है, जो हमेशा के लिए पहुंच से बाहर हो जाती है। अन्य लोग कारखानों में मेहनत करते हैं, उनके हाथ मेहनत से कठोर हो जाते हैं और उनके सपने हर गुजर गुजरते दिन के साथ धूमिल हो जाते हैं। भीख मांगना भी अपनी एक छाया डालता है और प्रत्येक कहानी चोरी की क्षमता के विषय में भिन्न होती है। इसमें क्या है गाइस, कुछ ऐसे घाव लग जाते हैं, आप देखते जाएं कि भगवान देने वाले को इतना छप्पर फाड़ कर देता है कि उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती और जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सिर्फ देखता ही है। शोषण के घाव बहुत गहरे हैं, जो न केवल उनके शरीर पर कुपोषण और कठोर श्रम के कारण ठिठुर रहे हैं, बल्कि उनकी आत्माओं पर भी चिंताओं से चिन्हित हैं और निराशा से घिरे हुए हैं। उनका चुराया हुआ बचपन घाव छोड़ जाता है, जो सीमापुरी की सड़कों पर व्याप्त अन्याय की याद दिलाता है। एक बसंत चोरी हो गया, सपने धूमिल हो गए। यहाँ सीमापुरी में जीवन की कड़वी सच्चाई है साहब। एक ऐसी जगह जहाँ बचपन हंसी और खेल को के कोमल बसंत में नहीं है, बल्कि चुराए गए सपनों और दोहन की क्षमता की कठोर सर्दियों में खिलता है साहब। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो ध्यान देने की मांग करती है, कार्यवाही का आह्वान करती है, जो इन बच्चों की चुराई गई मासूमियत की गहराई से गूंजती है। लेखिका जो प्रकाश डाल रही है, अब इसका जो कॉन्क्लूजन है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये भी द लॉस्ट स्प्रिंग जो कि एक समरी है। दोस्तों, द लॉस्ट स्प्रिंग सीमापुरी में बचपन की कठोर वास्तविकताओं को ही उजागर नहीं करती है, यह ग्रामीण जीवन के रुमानी पर्दे को भी तोड़ता है। चोरी हुए बचपन, कुचले हुए सपने और गरीबी के कुचले हुए बोझ की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है साहब। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको गहराई तक ले जाती है और कठिनाई परिस्थितियों में रहे रहे बच्चों का जीवंत अनुभव हमारे सामने रखती है। गरीबी की जो पकड़ है, यह कोई सैद्धांतिक संघर्ष नहीं है, यह अनगिनत बच्चों के लिए दैनिक वास्तविकता है, जहां बुनियादी जरूरतें विलासिता बन जाती हैं और शिक्षा एक दूर का सपना बनकर रह जाती है इन बच्चों के लिए। शोषण के चेहरे बताना चाहूंगा साहब, बाल श्रम छाया में नहीं छिपता, यह कूड़ा कचरा साफ करने, कठोर हाथों से कालीन बुनने और धूप में तपती सड़कों पर भीख मांगने में प्रकट होता है साहब। आशा की दृढ़ता, लेकिन अंधकार के बीच एक झील मिलाहट है साहब। इन बच्चों की आंखों में एक जिद्दी लचीलापन, ज्ञान के लिए एक लालसा जो खत्म होने से इनकार करती है। यह आशा का बीज है जिसका हमें पोषण करना चाहिए। अब जो खोया बसंत है, उसके पास वो क्या है ये हम बात कर चुके हैं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।